हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये एनसीईआरटी का डायग्राम और ये एडवांस डिटेल डायग्राम। और कल बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था म्यूकोसा के बारे में। म्यूकोसा वन सेल थिक कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, इसलिए आप सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हो क्योंकि ये वन सेल थिक होती है। उसमें क्या क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद बच्चों सब म्यूकोसा हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। सब म्यूकोसा बच्चों बनी होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। इसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व सेल्स और कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। कल बच्चों मैंने बताया था हर विलाई के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है, आप देख सकते हो बच्चों रेड कलर में। इसके अलावा यहां पर लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है, इस लिम्फेटिक वेसल्स को लैक्टेज कहा जाता है। यहां पर नर्व सेल्स भी पाई जाती है, नर्व प्लेक्सस पाए जाते हैं और कुछ ग्लैंड्स भी पाई जाती है लाइक ब्रूनर्स ग्लैंड। यहां तक हमने बता दिया था। अब इसके आगे बच्चों हर विलाई के अंदर, अगर आप इसे हम एक विलाई मान ले बच्चों, तो हर विलाई के अंदर एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है जिससे जब फूड एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आता है तो आराम से आ सकता है। इस डायग्राम में भी देख सकते हो बच्चों, ये एक विलाई है। इस विलाई के अंदर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। ये आर्टेरियल सिस्टम, ये वेनस सिस्टम, यहां से एब्जॉर्ब होने के बाद जब वेन्स में आएगा तो हर विलाई के अंदर बच्चों एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है जिससे फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। यहां पर बच्चों नर्व प्लेक्सस भी पाया जाता है, आप देख सकते हो नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ध्यान से देखो बच्चों, एक नेटवर्क ऑफ नर्व या नर्व प्लेक्सस यहां पर है सब म्यूकोसा में, इसे मेसनर्स प्लेक्सस कहा जाता है या बच्चों इसे सब म्यूकोसल प्लेक्सस भी कहा जाता है। जो दूसरा नर्व प्लेक्सस होता है बच्चों वो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल लेयर के बीच में पाया जाता है जिसे बच्चों मेंटेरिक प्लेक्सस या इसे ऑरोबैक प्लेक्सस कहा जाता है। बच्चों तुम्हारी एनसीईआरटी में केवल ऑरोबैक प्लेक्सस ही दिया गया है, इसलिए अगर कभी तुम्हारे सामने मेंटेरिक या ऑरोबैक प्लेक्सस एंड मेसनर्स प्लेक्सस में से एक चूज करना पड़ जाए बच्चों तो ऑरोबैक प्लेक्सस को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसका मतलब ये दोनों प्लेक्सस बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है यानी लोकल नर्वस सिस्टम। तो तुम्हारी एनसीईआरटी में बच्चों एक लाइन लिखी गई है, आगे मैं दोबारा बताऊंगा। अगर एलिमेंट्री कैनाल का जो कंट्रोलिंग नर्वस कंट्रोल होता है बच्चों वो दो होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एक लोकल नर्वस सिस्टम। तो जो लोकल नर्वस सिस्टम होता है बच्चों वो इन्हीं दो प्लेक्सस से मिलकर बना होता है, मेसनर्स या सबम्यूकोसल और दूसरा मेंटेरिक या ऑरोबैक्स। अगर दोनों में से एक चूज करना पड़ जाए तो ऑरोबैक्स को प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में केवल इसी का जिक्र किया गया है, यानी ये दोनों लोकल नर्वस सिस्टम, इसका जिक्र आगे भी आएगा। बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखो पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। मैंने कल कहा था पेयर्स पैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पाए जाते हैं सब म्यूकोसा ऑफ इलियम पार्ट में। यहां पर बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, कई बार आगे आएगा। इसे एब्डोमिनल टॉन्सिल्स भी कह सकते हो। जो पेयर्स पैचेस होते हैं बच्चों, जब ये बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करते हैं, और बी लिम्फोसाइट बच्चों हमारी बॉडी का मेन इम्यून सिस्टम होता है, यानी जब हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे वहां पर इसका जिक्र आएगा। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही बच्चों एक इम्यून सिस्टम काम करता है जहां पर बी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन होता है जो बहुत तेजी से एंटीबॉडीज बनाता है, इसका जिक्र बच्चों दोबारा भी आएगा। तो सब म्यूकोसा में एक चीज समझ में आ गई बच्चों, ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड्स। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बच्चों दैट का ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड बच्चों केवल कहां पर पाई जाती है, नीट का कई बार क्वेश्चन है। इट इज ओनली प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। एम्स में क्वेश्चन था इसका नेचर किस टाइप की ग्लैंड होती है बच्चों, यहां पढ़ो ट्यूबुलो एल्विलर ग्लैंड। तो जो ब्रूनर्स ग्लैंड होती है बच्चों वो केवल सब म्यूकोसा पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ही पाई जाती है। इसका नेचर कैसा होता है, किस टाइप की ग्लैंड होती है, ट्यूबुलो एल्विलर ग्लैंड। ये सारे शब्द तुम्हारी एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन याद रखना ट्यूबुलो एल्विलर ग्लैंड, इसका जिक्र मैं आगे दोबारा भी करूंगा। ब्रूनर्स ग्लैंड बच्चों केवल ड्यूडेनम में पाई जाती है, और ड्यूडेनम में क्यों पाई जाती है, इसका काम क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा ये डायग्राम बच्चों मैंने कई बार आपको पढ़ाया। स्टमक का ही कॉन्टिन्यूएशन होता है बच्चों ड्यूडेनम, आपको याद आ गया होगा। ब्रूनर्स ग्लैंड बच्चों केवल ड्यूडेनम में इसलिए पाई जाती है क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करती है, एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करती है। उसके पीछे कारण काइम सबसे पहले कहां पर आता है बच्चों, ड्यूडेनम के पहले पार्ट। तो यहां पर आपको याद होगा अल्सर कॉज कर सकता है, तो उस अल्सर से बचने के लिए नेचर ने एक्स्ट्रा अमाउंट म्यूकस इसलिए कहा गया बच्चों क्योंकि हर जगह गॉबलेट सेल्स तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है म्यूकस सीक्रेट करने के लिए, लेकिन यहां पर चूंकि काइम से लड़ना है इसलिए ज्यादा म्यूकस चाहिए, और उस ज्यादा म्यूकस कौन सीक्रेट करता है बच्चों, ब्रूनर्स ग्लैंड। और इस ब्रूनर्स ग्लैंड को कौन एक्टिवेट करता है, कौन स्टिमुलेट करता है, याद आ गया होगा बच्चों, डियोक्राइनिन हार्मोन, जो कि म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम से स्टिमुलेट या सीक्रेट होता है।
तो अब बताओ बच्चों ब्रूनर्स ग्लैंड कहां पाई जाती है? केवल सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। इसको कौन हार्मोन स्टिमुलेट करता है? ड्यूक्राइनिन। इसका काम क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा अमाउंट में म्यूकस सेक्रेट करना। क्यों? क्योंकि इसका काम होता है ड्यूडेनम की वॉल को बचाना फ्रॉम द हार्मफुल एक्शन ऑफ काइम, काइम के हार्मफुल एक्शन से बचाना, ये इसका बेसिक काम होता है। तो ब्रूनर्स ग्लैंड का फंक्शन हमारे खास आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। सर्कुलर मसल लेयर अंदर तरफ होती है, लॉन्गिट्यूडनल बाहर की तरफ। ये थोड़ा सा थिक होती है, सर्कुलर फैशन में अरेंज होती है। लॉन्गिट्यूडनल अरेंज होती है बच्चों। इन दोनों को तुम्हारी एनसीईआरटी मस्कुलरिस लेयर कहा गया है। आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने स्टमक पढ़ाया था वहां पर मसल, स्टमक की वॉल में 3 मसल लेयर पाई गई थी, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ऑब्लिक। यहां पर केवल 2 मसल लेयर पाई जाती है बच्चों। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह 2 मसल लेयर, जबकि स्टमक में 3 मसल लेयर। इसलिए तुम्हारी एनसीईआरटी में इसको एक लाइन कहते हुए कहा गया है कि मस्कुलरिस लेयर इन्वॉल्व्ड ऑल दोज मसल लेयर प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो यहां पर बच्चों केवल 2 मसल लेयर पाई जाती हैं। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर चूंकि एलिमेंट्री कैनाल की दीवारों में पाई जाती है बच्चों, ये अनस्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं। कैसी बच्चों? अनस्ट्राइप्ड। अनस्ट्राइप्ड को विसरल या स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। ये बच्चों अनस्ट्राइप्ड मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स भी कह सकते हो, और इनका फंक्शन इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब हमें पता नहीं चलता। इसका मतलब सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स आर मेड अप ऑफ अनस्ट्राइप्ड और स्मूथ मसल्स, इनवॉलेंट्री नेचर, और इनके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से पेरिस्टाल्टिक वेव्स पैदा होती हैं बच्चों, जिससे फूड धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और इसका फंक्शन हमें पता नहीं चलता। आपकी एलिमेंट्री कैनाल में लगातार मूवमेंट हो रहा, लेकिन हम लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि फंक्शन कैसा है बच्चों? इनवॉलेंट्री। क्लियर? इसके बाद बच्चों सेरोसा। सेरोसा सबसे बाहर क्लियर होती है। सेरोसा को बच्चों विसरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है। एक डायग्राम बच्चों मैंने ये बनाया है, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये कई बार आएगा जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कैविटी सीलोम पढ़ाऊंगा, वहां पर भी इसका जिक्र आएगा। बच्चों हमारी बॉडी में सबसे अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल और सबसे बाहर होती है बॉडी वॉल, जिसमें स्किन एंड मसल्स, ज्यादातर लोग मसल्स कहते हैं। तो सबसे अंदर एलिमेंट्री कैनाल, सबसे बाहर मसल्स या स्किन, उसके बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं बच्चों बॉडी कैविटी। यानी बॉडी कैविटी की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। जो बॉडी कैविटी होती है बच्चों वो 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है, आप ध्यान से देखो, बाहर की मेम्ब्रेन, इसे पेराइटल पेरिटोनियम या आउटर लेयर कहते हैं, और जो अंदर लेयर होती है बच्चों इसे विसरल पेरिटोनियम या इसी का दूसरा नाम सेरोसा भी है। तो आपके यहां नीट में बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, तो सेरोसा को हम 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? यहां देखो, एलिमेंट्री कैनाल में सबसे अंदर क्या होती है बच्चों? म्यूकोसा, उसके बाहर सब म्यूकोसा, उसके बाहर सर्कुलर मसल लेयर, उसके बाहर लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर के बाहर सेरोसा। तो सेरोसा को विसरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है। इसको हम 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों। पहला, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या इनर लेयर ऑफ बॉडी कैविटी। यानी सेरोसा को आप ये भी कह सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल की सबसे बाहर की लेयर है या बॉडी कैविटी की सबसे अंदर की लेयर है। सेरोसा या विसरल पेरिटोनियम बच्चों पूरी एलिमेंट्री कैनाल में हर जगह पाई जाती है, एक्सेप्ट उस पार्ट में जहां एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पाया जाता। तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता बच्चों? ईसोफेगस। इसीलिए ईसोफेगस में सेरोसा नहीं पाई जाती है, बल्कि सेरोसा की जगह वहां पर दूसरी कनेक्टिव टिश्यू लेयर पाई जाती है बच्चों, दैट का ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये सब नीट के बच्चों क्वेश्चन है। इसका मतलब सेरोसा पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहां नहीं पाई जाती बच्चों? ईसोफेगस पार्ट में। तो ईसोफेगस में सेरोसा की जगह क्या पाया जाता है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बच्चों ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक खास बात, जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद ल्यूमेन में आ चुका है, अब ल्यूमेन से एब्जॉर्ब होगा किसके थ्रू बच्चों? विलाई एंड माइक्रोविलाई। और कहां आएगा? ब्लड में, और कुछ लिम्फेटिक वेसल्स वाला भी ब्लड में ही आएगा। इसका मतलब अब जो डाइजेस्टेड फूड है बच्चों वो एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आना है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। किसकी सहायता से आएगा? विलाई एंड माइक्रोविलाई। बच्चों ह्यूमन में विलाई की संख्या लगभग 4 to 6 मिलियंस होती है। कितनी बच्चों? तो नंबर ऑफ विलाई इन ह्यूमन इज अबाउट 4 to 6 मिलियंस, थ्रू विच ऑल द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब्ड एंड कैरीड टू ब्लड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और जब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों तो तीनों पॉसिबल मेथड से होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी होता है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से भी होता है। तो अब बताओ बच्चों ह्यूमन में नंबर ऑफ विलाई कितनी होती है? 4 to 6 मिलियंस। उसके थ्रू सारा का सारा फूड सबसे एब्जॉर्ब होकर कहां आता है बच्चों? ब्लड। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली ब्लड में आ गया तो भी ठीक, और इनडायरेक्टली क्यों? क्योंकि पहले आएगा लिम्फेटिक वेसल्स में, और लिम्फेटिक वेसल्स से फिर ब्लड में आएगा तो कहेंगे इनडायरेक्टली।
और एब्जॉर्प्शन बच्चों तीनों मेथड से हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी, पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से। कल बच्चों मैं आपको बताऊंगा ये तीनों मैकेनिज्म क्या होती हैं और कौन कौन सा फूड किस किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब होता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों।